आज का क्या था हमारा? ये टेबल कंस्ट्रक्टर और डेटा टेबल। ठीक है। अच्छा, एक चीज कि जैसे आप अगर टेबल कंस्ट्रक्टर करते हो, कंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हो कि आप नई टेबल बना रहे हो, आपके पास कहीं कोई डेटा नहीं है, आप सब कुछ मैनुअली इनपुट कर रहे हो। ठीक है। एक होता है कि कहीं जैसे ये मेरे पास टेबल पड़ी हुई है, मैं इसी टेबल को और यूटिलाइज करके एक कैलकुलेटेड टेबल बनाऊं। ठीक है। और दूसरा होता है कि मेरे पास कहीं भी डेटा नहीं है, मैं हर चीज को मैनुअली टाइप कर रहा हूं और उससे फिर टेबल बना रहा हूं। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। एक रेफरेंस डेटा लेके और आप टेबल क्रिएट करते हो, दूसरा आप डेटा को ही खुद एक टाइप कर करके और फिर टेबल क्रिएट करते हो। हाँ जी। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब नाउ अगर मैं एक सिंपल चीज बता दे रहा हूं कि अगर आप खुद से कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट वे जो है वो डेक्स नहीं है, सबसे बेस्ट वे है आपका पावर क्वेरी। एंटीडेटा। हाँ, अच्छा। पावर क्वेरी। और वो क्यों है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक एक्सेल है। ठीक है। मैं ये एक्सेल पे जाता हूं। चलो इसी को उठा लेते हैं। मान लो मुझे सिर्फ ये टेबल बनानी है या इतनी टेबल बनानी है मुझे टाइप करके। ठीक है। ये इतना डेटा है, मैं इतना ही उठा लेता हूँ एक नई एक्सेल पे। मेरे पास ये सिर्फ डेटा है, ये वाला। ठीक है। अब ये मुझे टाइप करके और एक नई टेबल डेक्स में बनानी है या पावर क्वेरी में बनानी है, जो भी आप कह लो, मुझे वहां पे डेटा ये टाइप करना है। मेरे पास कहीं भी रेफरेंस नहीं है, ये कनेक्शन नहीं बना किसी भी एक्सेल का। ठीक है। जैसे अभी अगर मैं इस एक्सेल का कनेक्शन बना लूं तो ये क्या हुआ, कनेक्शन एक्सेल का है और डेटा वहां ये पहुंच गया। लेकिन मैं बिना कनेक्शन के, किस कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं, सीधा सीधा डेटा यहां पे जाके और टाइप कर रहा हूं। लाइक यहां पे जैसे ये है, ऐसे ही एक टेबल बना रहा हूं और उसमें हर कॉलम और रो में डेटा टाइप कर रहा हूं। ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन आएगी तो आप कैसे हैंडल करोगे? तो बेस्ट वे क्या है आपका? पावर क्वेरी। क्यों? क्योंकि हम वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे टेबल व्यू में आओगे आप, ये आपका रिपोर्ट व्यू है और ये टेबल व्यू है। वो आइकन दोनों ही जगह अवेलेबल होता है, चाहे आप रिपोर्ट व्यू में हो चाहे आप टेबल व्यू में हो। अगर आप रिपोर्ट व्यू में हो, होम टैब एंटर के डेटा। अंदर एंटर डेटा की ये या आइकन है। ठीक है। हाँ, सेम इससे आपको बना। यहां भी होम टैब में मिलता है, टेबल व्यू में भी। ठीक है। कहीं से भी आप क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करते ही ये आपको डाइवर्ट कर देगा पावर क्वेरी विंडो पे। ठीक है। पेस्ट मार दो। और यहां से आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपके पेस्ट। पास हेडर है तो आप यहां पे हेडर पे क्लिक करके करोगे। अगर आपके पास हेडर नहीं है तो आप फर्स्ट वन छोड़ दोगे। लाइक मान लो कि मेरे उसमें हेडर नहीं है, तो मैं इतना ही डेटा है मेरे पास, ये हेडर थे मैंने हेडर छोड़ दिए। ठीक है। यहां पे गया। अब यहां पे जब मेरे पास हेडर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट वन छोड़ दूंगा, मैं सेकंड वन से पेस्ट करूंगा। ठीक। तो इसने क्या कहा, द फर्स्ट रो ऑफ डेटा दैट यू पेस्टेड हैज बीन प्रमोटेड टू कॉलम हेडर्स। वो ऑटोमेटिकली प्रमोट कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली प्रमोट कर रहा है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे प्रमोट नहीं करवाना, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा ही करना है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लूंगा। क्योंकि मेरे 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने बना लिए। आप देखो आ गया।
लेकिन जब यहाँ एक ही कॉलम था और मैंने सेकंड रो पे पेस्ट किया था, तो इसने डेटा को ऑटोमेटिकली क्या किया था, अपग्रेड कर प्रमोट दिया किया था है, या प्रमोट कर दिया था। बट जब मैंने फॉर्मेट उसको दे दिया कि भाई मेरे 3 कॉलम है, फिर उसने मेरी बात समझ ली कि हाँ अब उसको डेटा प्रमोट नहीं करना है, उसने ये हेडर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और सीधा अगर इसमें और भी कुछ करेक्शन आपको करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप एडिट पे क्लिक करोगे। जो ही एडिट पे क्लिक करोगे ये प्रॉपर पावर क्वेरी विंडो पे आपको मूव कर देगा। हाँ, ये देखो आ गया पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, और ये वही चीज आ गई कि टेबल, और ये आपके हेडर्स हो गए, और ये इसने चेंज टाइप अपने आप से क्रिएट कर दिया। तो आप जैसे भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। नाउ अगर आपको यहाँ पे ये नहीं चाहिए था, ठीक है, क्या नहीं चाहिए था, ये आपने डेटा तो डाला बट कॉपी पेस्ट नहीं करना था, आपको टाइप करना था, तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप लिखो, जैसे पहला कॉलम है किसका, कस्टमर नेम का, तो कस्टमर नेम है भूषण कुमार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, टाइप करूंगा भूषण कुमार, टैब करूंगा, टैब करते ही दूसरा कॉलम जनरेट हो जाएगा। या तो आप टैब प्रेस कर दो या प्लस आइकन पे क्लिक कर दो, दोनों ही चीजें सेम है। मैं अभी टैब मैंने किया था, अब मैं प्लस आइकन पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे कॉलम आ रहे हैं। नाउ बुक आईडी मेरी है 100, ठीक है, तो मैंने 100 लिख दिया। कॉलम 3 में गया वीबीए बेसिक्स, वीबीए बेसिक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे, ये तो एक रो की बात हो गई, अब मुझे दूसरी रो में टाइप करना है तो मुझे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ टैब फिर मार दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम जनरेट हो जाएगा। लेकिन मुझे रो वाइज जाना है तो मैं नीचे इस पे क्लिक करूंगा, फिर इस पे लिखूंगा, इस पे लिखूंगा, इस पे लिखूंगा, ऐसे ही रो मेरी बढ़ती चली जाएंगी। और फिर अगर मैं इसे बाकी एडिट नहीं करना चाहता तो मैं सीधा सीधा लोड पे क्लिक कर दूंगा, वो डेटा क्या होगा, हमारा टेबल व्यू में सीधा रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ये देखो ये टेबल के नाम से आ गई टेबल, यहां वही 3 कॉलम है, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया कि पावर क्वेरी से आप बहुत आसानी से ये यहां पे लेके आ सकते हो। नाउ अब आपको लगता है, ये जो पावर क्वेरी से आप लेके आओगे तब की बात कर रहा हूं, अब आपको लगता है कि ये भूषण कुमार की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, आपका SH ना हो के यहाँ पे SAN था सपोज, तो क्या करोगे, वापस से आपको यहाँ पे प्रॉपर, देखो आइकन देख रहे हो, पावर क्वेरी वाला आइकन है फ्रेश। ठीक है, यहां पे एडिट क्वेरी पे जाओगे तो ये उसी विंडो पे आपको पहुंचा देगा। लेकिन आप क्या इसमें चेंजेस कर पाओगे, आप इसमें नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे इस डेटा पे क्या आप ओरिजिनल डेटा पे क्लिक करके कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ऐसे ही इसमें भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको चेंजेस करने हैं तो सोर्स ये स्टेप पे डबल क्लिक कर दो, ये फिर से वही विंडो ओपन कर देगा। नाउ यू कैन मेक करेक्शन हियर, और उसके बाद ओके। अब देखो आ गया, तो हमें कहां जाना पड़ा, सोर्स स्टेप पे डबल क्लिक करके जाना पड़ा। अब अभी तो यहां बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, सब चीजें बहुत आसानी से दिख रही हैं कि हाँ ये इतनी आसानी से लिख गया। लेकिन इंटरनली पावर क्वेरी ने इस पे कितना काम किया वो दिखाता हूं। उसके लिए क्या, एडवांस एडिटर पे जाएंगे और ये रीड करना, देखो इसको हमेशा ना इनेबल वर्ड रैप करो तो आसानी से रीडेबल हो जाता है। ये डिस्प्ले ऑप्शन पे इनेबल वर्ड रैप। अब यहां पे देखो उसने अपने आप से क्या क्या लिखा, एक ये फंक्शन यूज किया टेबल फ्रॉम रोज, एक ये फंक्शन यूज किया जेसन डॉट डॉक्यूमेंट, एक ये फंक्शन यूज किया बाइनरी डॉट डी कंप्रेस, उसके अंदर फंक्शन है बाइनरी डॉट फ्रॉम टेक्स्ट, और ये आपने जो लिखा उसको इसने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, एनकोडिंग।
ठीक है, यहां पे इंटरनली एक और फंक्शन जनरेट किया टाइप के लिए। इसका टेक्स्ट है, इसका टेबल है, इसका ये वेरिएबल है 3 टी 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 कॉलम 3 वेरिएबल बने। तो ये आपको इतनी आसान लैंग्वेज में कर देता है, इतनी आसान लैंग्वेज में कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी टूल के अंदर, जितने आसानी से आप यहां पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब अगर कोई भी डेटा का सोर्स, मतलब अगर यहां पे जैसे जाते हो इस वाली पावर क्वेरी में, मतलब सॉरी इस वाली टेबल में, तो इसके सोर्स पे क्या दिखता है? इस वाली के सोर्स पे आप अगर जाओगे ना और सोर्स को ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्या दिखा रहा है? फाइल डॉट कंटेंट्स, और ये मेरा लोकेशन है जहां फाइल पड़ी हुई है, करेक्ट? हाँ जी सर। लेकिन इसके सोर्स में क्या दिख रहा है? क्या ये लोकेशन कहीं दे रहा है? नहीं। नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है, बिकॉज इसकी लोकेशन कहीं है ही नहीं, ये डेटा यहीं जनरेट हुआ है। राइट राइट। ठीक है, तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाउएवर अगर आप इस तरीके से देखते हो, सोर्स स्टेप पे ना क्लिक करके आप जस्ट ऐसे ही देखो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये टेबल कहां से आई, ये टेबल कहां से आई, कुछ नहीं पता चलेगा। जब आप ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि अच्छा, अगर कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है मींस वो डेटा सिर्फ यही है, उसका सोर्स कहीं भी नहीं है। और हाउएवर ये वाला जो फाइल है या टेबल है वो आपका किसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। कल की डेट में ये लोकेशन से फाइल डिलीट हो जाता है तो ये एरर जनरेट हो जाएगा इस टेबल में, बट इसमें कभी भी एरर जनरेट नहीं होगा, बिकॉज ये डेटा कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ पावर क्वेरी में है। ठीक है, सो अब टेबल्स को और उनके डेटा को पहचानना सीखो कि टेबल कहाँ से क्या बना हुआ है। बस ये मत देखो कि नहीं इसका कहीं सोर्स ही होगा, जरूरी नहीं है, बिना सोर्स के भी डेटा होता है। ठीक है, नाउ अब अगर हम यही चीज चाहें कि डेक्स में करें तो अपने आप में ये टास्क है। ठीक है, डेक्स में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मींस टेबल जनरेट करने के लिए आप सिंपल कॉपी पेस्ट का सहारा लेके टेबल जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं टेबल जनरेट नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके लिए जाऊंगा न्यू टेबल पे। अब इसमें क्या है, एक टेबल होती, इसमें भी दो तरीके की टेबल होती हैं, जैसे हमने अभी देखा था पावर क्वेरी में कि एक टाइटल या हेडर सिस्टम खुद से जनरेट कर रहा था और दूसरे में हम हेडर खुद बना रहे थे, करेक्ट? अगर हम सेकंड रो पे क्लिक कर रहे हैं तो हेडर सिस्टम खुद से जनरेट करता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और अगर हम हेडर यानी फर्स्ट रो पे ही क्लिक करके और पेस्ट करेंगे तो पहला रो जो होगा वो ऑटोमेटिकली हेडर बन जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर आप, मतलब ऑप्शन दोनों है, यहां पे अगर आप बिना हेडर के जाते हो तो यहां पे कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं आता है, यहां पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 आता है। कैसे? देखो, कर्ली ब्रैकेट हमने लिया और ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हमने भूषण कुमार लिखा और भूषण कुमार होगा, कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट किस में आएगा? कोट्स में। इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा कहो या डबल कोट्स कहो, एक ही चीज है। हाँ जी हाँ जी। भूषण कुमार कर लिया हमने और इसमें कॉमा लगाया। अब 100, यही यही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। हम आगे देखेंगे ये गलत है बट स्टिल हम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? 100 न्यूमेरिक है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तीसरा है VBA बेसिक। ठीक है, VBA बेसिक्स,
ये भी टेक्स्ट है तो हमने कोट्स में डाल दिया और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब देखो क्या हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हमने जैसे लिखा है वैसे ही आएगा, बट हुआ क्या, रो बनी, ये कॉलम नहीं बने। ये तो ये- लिस्ट की जैसा वो। हाँ वही होता है। तो जब भी आप ऐसे लिखते हो तो वो क्या होता है, वो एक ही रो, सॉरी एक ही कॉलम में सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक ही उसमें एक ही कॉलम में सारी वैल्यू आ रही है तो हम मल्टीपल कॉलम कैसे बनाएंगे। अच्छा एक चीज और, ये देखो हेडर अपने आप आ गया, हमने हेडर तो कहीं नहीं डाला, वैल्यू, करेक्ट। नाउ अब अगर हमें दूसरा वो बनाना है तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे कॉलम वाइज, हम रो वाइज डेटा लिखेंगे। जैसे हम जो 100 लिखा है उसमें हम क्या सजीव लिखेंगे, और सजीव क्या है, टेक्स्ट, तो हम कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, और कोट्स बंद। तीसरा क्या है, भूषण कुमार फिर से है, हम फिर से भूषण कुमार लिख देते हैं। ठीक है, ये भी कोट्स में है। और चौथी जो वैल्यू है यानी चौथी रो का वैल्यू है वो अमिता, तो इसको हम अमिता कोट्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम बन गया। देखो अब दूसरा कॉलम कैसे बनेगा, दूसरे कॉलम के लिए यहां कॉमा लगाएंगे और एक और curly कर्ली bracket। ब्रैकेट बनाएंगे। एक और कर्ली ब्रैकेट में अब इसमें 10 100 200 300 400, तो ये 100 कॉमा 200, ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम सीधा लिखेंगे 300 400। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन आप देख रहे हो ये जब कोमा हमने लगाया था तो ये क्या आ रही है, ये जिगजैग लाइन आ रही है। और जहां भी ये जिगजैग लाइन Arrow। आने लगे मींस आप क्लियर हो जाओ कि भाई कुछ गलत हम कर रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, नेस्टेड लिस्ट, चलो एक वो भी और। कर लेते हैं। इसको हम एक और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा डेटा सही आया, नहीं आया। नहीं। ठीक है, और इसका रीजन है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको दो कर्ली ब्रैकेट में नहीं करना होता, आपको नॉर्मल ब्रैकेट में करना होता है। इस वाले में पैराथेंसिस जिसे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। ठीक है, इसमें आप देखो आ गया। लेकिन अब चीजें देखो अब कैसे बदली। अब जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब हो गया आगे। ठीक है, तो मतलब देखो ये चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी समझा दूं। अभी हमने क्या किया था, जब कर्ली ब्रैकेट हमने यहां पे यूज किया था तो ये रो, एक कॉलम में सारी वैल्यू आ गई थी रो वाइज। लेकिन जब हमने पैराथेंसिस यूज कर लिया तो क्या हुआ, वो सारी रो वापस कॉलम में कन्वर्ट हो गई, हर एक कॉलम में अलग अलग। करेक्ट, वो रो वाइज देने लग गया उस डेटा को तो अगर जो आप, कॉलम वाइज दे रहा था। हाँ, तो अगर आपको सिंगल कॉलम में सारी रो रखनी है तो आप कर्ली ब्रैकेट में जाओगे और एक ही कॉलम में आपको सारी वैल्यू एज ए लिस्ट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम के साथ जा रहे हो तो आप कर्ली ब्रैकेट तो बाहर लगाओगे, लेकिन अंदर जो यूज होगा वो पैराथेंसिस यानी नॉर्मल ब्रैकेट यूज होगा। लेकिन उसमें फिर इस तरीके से लिखोगे, यानी पहले कॉलम की वैल्यू कॉमा, दूसरे कॉलम की वैल्यू कॉमा, तीसरे कॉलम की वैल्यू जो कि VBA बेसिक्स है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट रो हो गई, हाँ फर्स्ट रो हो गई जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। करेक्ट, तीनों कॉलम की वैल्यू हो गई कॉमा।
अब दूसरी रो का वैल्यू, दूसरी रो की हम डेटा डाल रहे हैं। दूसरी रो की डेटा में क्या होगा? सजीव 200 पावर पिवट कोर्स। तो सजीव कोमा 200 कोमा पावर पिवट कोर्स और ब्रैकेट ये को क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब डेटा सही हो गया जैसा हम चाहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आपको, मैं फिर कह रहा हूं, अभी अगर मैं ये चीज बताऊं, ये आप कल भूल जाओगे अनटिल अनलेस आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि ये कभी दिमाग में नहीं रहेगा कि कब कौन सा ब्रैकेट यूज करने पे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है? और ये चीज ऐसी नहीं है कि मेरे साथ नहीं होती, मैं भी भूल जाता हूं। लेकिन हाँ, जब अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि जब उस टॉपिक पे आते हैं तो दिमाग रिकॉल कर लेता है, अच्छा ये है तो अच्छा ऐसे चलेगा। तो अब उतनी तो ये- ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। तो ये करली ब्रेसेस जो लगाते हैं वो तो लिस्ट बनाने के लिए लगाते हैं ना, बाहर लिस्ट वो बना करली ब्रेसेस अंदर पैरेंथेसिस। बिना करली ये- ब्रैकेट के आप कर ही नहीं सकते। देख रहे हो, बिना करली ब्रैकेट के तो आप जा ही नहीं सकते, बिकॉज भले ही आप अलग अलग कॉलम यूज कर रहे हो बट है तो वो लिस्ट ही ना। हम्म, बिना करली ब्रैकेट के तो आप कर ही नहीं सकते। वो लिस्ट है अलग अलग कॉलम की प्लस अलग अलग रो की। ठीक है? हाउएवर देखो, इसकी जरूरत, और अगर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर करली ब्रेसेस लगाएं तो ट्राई कर सकते हैं, ये लो, लिस्ट ट्राई कर सकते हैं, बुराई नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट वो रिकॉर्ड के केस में ऐसे ही दिख। हाँ, ओके, चलो चलो वो भी कर लेते हैं। मैं करली ब्रैकेट मैंने अंदर लगाए, बाहर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अरे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है, करली करली ब्रैकेट, ब्रेसेस और इसको मैंने हटा के बाहर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, अरे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, नहीं दिया ना। वो नहीं देगा सर, एक्चुअली उसका मतलब लिखने का सिंटेक्स ऐसा बना हुआ है हाँ प्रोग्राम के अंदर कि करली ब्रैकेट सबसे हायर उस पे है। करेक्ट, और प्रायोरिटी जो वो देगा, लास्ट की प्रायोरिटी होगी उसकी करली ब्रैकेट की। हाउएवर इंटरनली एक बार और हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके देखते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो, और वो पूरा उसको करली ब्रैकेट के अंदर पूरा उसको एक एक ही सेट मानता है। अब आप समझ लीजिए कि वो पूरा ये एक देखो, कॉलम समझ रहा है उसको या कुछ भी। अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि उसकी उसका लॉजिक नहीं पता ना उसको, और हमारे अगर कुछ भी मैं लगाने से नहीं यहाँ पे मानेगा वो। हटा दूं तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इसको लिया, कॉमा लगा के दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा और बाहर करली ब्रैकेट लगाए, एक्सेप्टेड नहीं है वो सिर्फ। क्योंकि उसका लॉजिक अलग है ना। अगर वो स्क्वायर हाँ ब्रैकेट यूज करेगा तो उसका लॉजिक अलग है। वो करेक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अरे अंदर अच्छा, किसी फाइल को लेता है। सब चीज के लिए एक लॉजिक बना हुआ है ना। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैराथेंसिस ही यूज हम्म, करने हैं। पैराथेंसिस कह लो, या भाई मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता है। नहीं नहीं, सही कसम। क्योंकि ये जो टेबल जनरेट कर रहे हो, जो मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, वो ना रिकॉर्ड के केस में वो होता है। रिकॉर्ड जनरेट करता है, करेक्ट। और रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपका कोई भी एक रो, उसमें नंबर ऑफ, सॉरी एक कॉलम और नंबर ऑफ रो। रुक- और सर, जब हम ब्रैकेट्स के पैरेंथेसिस के अलावा हम करली ब्रैकेट यूज कर रहे थे दोनों में, तो वो एक सिंगल सिंगल कॉलम बना रहा था ना। सिंगल ही बनाएगा, सिंगल सिंगल वो नहीं, सिंगल ही सिंगल बनाया। ही बनाएगा। नहीं, जैसे इन दोनों में से ब्रैकेट्स हटा देंगे अगर, चलो और दोनों को पैरेंथेसिस के अंदर ये कर मैंने देते हैं, तो ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, यहाँ भी पैरेंथेसिस क्लोज कर दो आप, और वहां भी स्टार्ट कर दो सजीव से चलो पहले। ये मैं, अरे यहाँ नहीं, से स्टार्ट पैरेंथेसिस किया। नहीं नहीं नहीं, पैरेंथेसिस नहीं लगाने दो। करली
कर्ली वाला जो है वो लगा ठीक दो। कर्ली है। ब्रेसेस, हाँ। और यहाँ पे भी यहाँ और कर्ली इसमें भी संजीव से पहले भी हाँ, इसको बंद क्लोज कर दो और वहाँ चालू कर दो। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट, हाँ, वहाँ हाँ, वहाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो आप। और यहाँ यहाँ भी पे कर्ली start। ब्रैकेट, और वो और उसके पहले हाँ, यहाँ ये भी चालू। कर्ली ब्रैकेट। इंटर अब ये एरर दे रहा अब था ना, अभी भी नहीं एरर अभी देगा भी ना। जिगजैग लाइन एरर है। नहीं देगा। हम्म, अब मैं वो बाहर वहीं भी आ रहा है एरर। बाहर हाँ, भी कर्ली हाँ, ब्रैकेट कर रहा हूँ और हाँ, बाहर क्लोज दोनों करना तरफ से पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट कर रहा हूँ। हम्म। अभी अब ये भी है हाँ, अभी दिखा हाँ। अब बोल रहे हैं ये the टेबल ऑफ table मल्टीपल वैल्यू सिंगल वैल्यू single वाला। value was अब वो क्यों ऐसे कर table रहा of है? वो multiple कह रहा values। है कि ये तो एक टेबल है प्लस ये भी एक टेबल है, ठीक है, वो कह रहा है, लेकिन दो मैं टेबल कह इकट्ठी रहा कर हूँ रहे हो के लिए। हाँ, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे एक ही एक्सेप्ट मैं कर एक सकता टेबल हूँ, हाँ, डबल अभी नहीं। स्टार्टिंग में आप कुछ कर रहे थे ना, क्या किया था आपने चेंज ये किया स्टार्टिंग में? था, ये किया था, देखो मैं यहाँ से सब कुछ हटा दिया और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगाया और कुछ नहीं। अच्छा, ये किया था आपने सिर्फ स्टार्टिंग हाँ, में, तो वो एक ही डबल कॉलम वैल्यू बना, नहीं। एक ही कॉलम बना और हाँ ठीक है, समझ गए। वो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप लोगे उसे एज अ सिंगल कॉलम ही एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए तो सिंगल मतलब कॉलम। सब कुछ हाँ, हाँ, उसके लिए तो सिंगल कॉलम ही है बस। यानी उसके अब बाद आप इस उसे कैसे मैनिपुलेट करोगे आप पे? इसमें सिंपल सा एक जो आउटपुट निकला वो ये, अगर आप सिंगल कॉलम के लिए जा रहे हो तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो सिंगल कॉलम में सारी वैल्यू आ जाएंगी रो वाइज, ठीक है। हाँ, अगर आप मल्टीपल कॉलम के लिए जा रहे हो तो पैरेंथेसिस आपको यूज करना पड़ेगा और वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हम्म, ठीक है। जितने पैरेंथेसिस यूज करोगे क्लोज करोगे वो एक सेपरेट रो हो जाएगी विद नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर आप इसमें पैरेंथेसिस इस तरीके से यूज करते हो, मान लो इस तरीके से, तो पैरेंथेसिस का मतलब है कि ये 3 कॉलम हो गए बिकॉज आपने 2 कॉमा यूज किए, एक यहां पे और एक यहां पे, करेक्ट। तो 3 कॉलम हो गए, फर्स्ट वैल्यू कॉलम की ये हुई, सेकंड कॉलम की ये हुई, थर्ड कॉलम की हुई, लेकिन रो एक ही रहेगी, एक ही रो अभी में सर तीनों वैल्यू, इसमें इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना इसको जरा। ठीक है। ये अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के और फिर क्लोज करता हूं तो ये कॉलम तीन वाइज हो जाएगा। 3 कॉलम बनेंगे हाँ, और एक रो होगी, हाँ, हाँ, समझ गए। ठीक है, ठीक कर रहे हो काम। ठीक है। और ये अगर आपको एक बार दिमाग में चढ़ गया तो भले ही आप कुछ देर के लिए भूल जाओ बट बहुत जल्दी ग्रैब कर लोगे वापस से। क्लियर? हम्म, ये हमारा है विदाउट हेडर। यहां पे क्या हो रहा है, हेडर सिस्टम खुद से क्रिएट कर रहा है। ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 डिफॉल्ट आता है, कहीं भी हमने देखो तो ये लिखा नहीं है ना। रीनेम करने का तरीका तो होगा ना सर इनको कुछ? हाँ, रीनेम कर सकते हो आप, यहाँ पे डबल क्लिक करो, हाँ, इस पे अच्छा, जैसे ये डबल क्लिक करो, यहाँ पे कुछ भी कर दो, मान लो वैल्यू 5 में कर रहा हूं, वो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप इस पे डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो, जब इस पे हेडर पे क्लिक करोगे तो ऊपर कॉलम टूल का आइकन हाँ, शो करेगा और उसमें यहां पे आप कर सकते हो। अब इसको मैं करूं माय हेडर, हो गया। जो आपको सिस्टम वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग ही करेगा, हाउएवर लेटर ऑन आप चेंज कर सकते हैं। और मुझे दूसरे कॉलम का नाम चेंज करना हो तो उस पर क्लिक करके हाँ, वही चीज है, इस पे डबल क्लिक कर दो, या इस पे नहीं करना चाहते हो कॉलम टूल आपका ऑप्शन जनरेट हो जाता है। अभी देखो कॉलम टूल नहीं है ना। हाँ क्लिक करते अब हैं। अगर किसी कॉलम पे आप जाते हो तो वो कॉलम टूल आ गया, कॉलम टूल आते ही यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इस पे चेंज कर दो, मान लो मैं माई न्यू वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा। या इसी पे मैं डबल क्लिक करके इसको करूं माई न्यू वैल्यू ही अकेला कर देता हूं,
तो मैं इसी पे डबल क्लिक करके कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड। इसमें एक्सेल वाला शॉर्टकट यूज नहीं होता, कैसे? जैसे ये F2 से रीनेम होता है कॉलम नेम। नहीं नहीं भाई। शॉर्ट कीज नहीं आती, ये क्लिक बेस्ड है, पावर बीआई टोटली क्लिक बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ही इस तरीके से जनरेटेड है, आपको शॉर्ट कीज की उतनी जरूरत पड़ती ही नहीं है एक्चुअली। लिमिटेड फंक्शन होते हैं हर चीज के लिए, अलग से फंक्शन। अब यहाँ से अगर आप इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, लाइक इस वाले का, जैसे होल नंबर है, आप इसको टेक्स्ट कर सकते हो। जनरल करोगे, टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने, वो नंबर है तो उसी में आप यूज कर पा रहे हो। करेंसी, डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, यानी डेटा का टाइप उन्होंने, अच्छा नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, एक मिनट, इसमें होगा ये हाँ, डेटा का टाइप चेंज किया और फिर यहाँ से फॉर्मेट चेंज किया। तो यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ से टाइप चेंज करोगे। यहाँ में आपका डेट भी है, टाइम भी है, ट्रू फॉल्स बाइनरी, बहुत चीज़ें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई टेबल पावर क्वेरी से आ रही है तो उसको यहाँ पे चेंज मत करो डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप पावर क्वेरी में ही चेंज करो जाके। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो सिर्फ फिर वो रिफ्रेश हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जब रिफ्रेश होगा, पावर क्वेरी क्या करेगा, डेटा टाइप रीसेट कर देगा। अपना सप्लाई करेगा, वो यहाँ आके रीसेट हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ टाइम होता है जब आप अनएक्सपेक्टेड होते हो ऐसी चीजों के लिए, तो जरूर होता है। ठीक है, सो बेटर वे कि अगर कोई, जैसे ये आइकन है, ये पावर क्वेरी से आया डेटा, तो आप पावर क्वेरी में चेंज करो। ये आइकन है कैलकुलेटेड टेबल का, यानी टेबल हमने यहीं खुद जनरेट बनाया। किया, तो जब यहाँ बनाई हमने खुद, उसमें आप यहीं कर सकते हो। बट जो पावर क्वेरी से आ रहा है उसमें मेक श्योर कि आप वहीं पे जाके चेंज करो। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ओके, हाँ जी। अब मान लो अभी क्या था कि ये जो भी हमने टेबल बनाया वो विदाउट हेडर बना था। अब हम विद हेडर पे जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम जो हेडर डिसाइड करें वही हेडर वहां पे रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो इसके लिए न्यू टेबल पे गया, और इसके लिए अच्छा एक चीज इसमें अच्छी है कि आप स्पेस वगैरह कहीं भी कुछ भी कर दो, कहीं भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप यहीं लिखो, आके नीचे लिखो, 4 रो बाद लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है डेटा टेबल। हेडर्स की जो टेबल बनती है ना हेडर्स के साथ, उसका फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम डेटा टेबल होता है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे पहले क्या लिखा है, नेम, Name। और फिर उसके बाद डेटा टाइप बताना है उसका क्या है। तो यहां पहले हेडर का नेम देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो मैं डालता हूं एम्प्लॉय आईडी, ये मेरा हेडर हो गया। ठीक, कॉमा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, जो ही कॉमा लगाओगे, देखो आपको लिखने के लिए ऑप्शन, इसने सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया, लिखने के लिए नहीं दिया। हाउएवर आप टाइप भी कर सकते हो, बट इसने आपकी फैसिलिटी के लिए सारे जो डेटा टाइप है, पॉसिबिलिटी है, वो आपको दे दिए। अब सपोज एम्प्लॉय आईडी किस पे आएगी, टेक्स्ट में लेना सही रहता है। एम्प्लॉय आईडी अगर आपके यहाँ टेक्स्ट में नहीं आ रही है, इंटीजर में आ रही है, तो आप इंटीजर सेलेक्ट करो। इंटीजर होता क्या है, किसी को आइडिया? हाँ, माइनस और 2 प्लस वैल्यू जो होती है वो इंटीजर होती है। जीरो मतलब इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो भी वैल्यू है। करेक्ट। और इंटीजर में आई थिंक 32 करेक्टर तक आप ले सकते हो। हाँ, मतलब वो तो फिर डिपेंड ठीक करता है। है कि किस उसको हम यूज कर रहे हैं। और INT64 आपका होता है होल नंबर, यानी इंटीजर या होल नंबर दोनों सेम होते हैं। जैसे इंटीजर में आप डेसिमल नहीं ले सकते। हाँ, ठीक है, तो ये दोनों, ये INT64 नया वर्जन है और इंटीजर पुराना वर्जन है, तो मैं INT64 ले रहा हूं। ठीक है, नाउ जब ये मैंने ले लिया कॉमा, अब ये कह रहा है नेम टू,
अब नेम टू यानी दूसरे हेडर करना। अब सपोज मुझे दूसरा हेडर चाहिए ही नहीं, ठीक, मुझे दूसरा हेडर चाहिए ही नहीं। तो अगर नहीं चाहिए तो अब ये तो मुझे फोर्स कर रहा है कि भाई नेम टू दो। तो मैं क्या करूंगा अभी, एक बार मैं ट्राई करता हूं। माइट बी करली ब्रैकेट आएगा या हाँ करली ब्रैकेट आएगा। देखो क्यों, जो ही करली ब्रैकेट आपने लगाया वो नेम टू चला गया, अब डेटा मांगने लग जाओ। अब वो डेटा पे आ गया। अब ये सारा पैटर्न वही होगा जो हम अभी पढ़ के आए, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर पैराथेसिस। और वो क्यों, क्योंकि हमें एक रो बनानी है जिसमें डेटा जो हम इनपुट देंगे वो कॉलम वाइज देंगे, ठीक है। तो मैंने मान लो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू डाल दी 100, ठीक, और करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ फाइनल ब्रैकेट क्लोज। क्या इसने एक्सेप्ट किया, मुझे अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया ना। नहीं मुझे लग रहा है ये एक्सेप्ट जो है ना अंदर वाला जो parenthesis है ना वो हटा दो, अंदर वाला और जो करली ब्रेसेस में ही ना कोमा दे के हाँ फिर इंटी हाँ बस अब टपल है वो उसको नहीं, उसको वो चाहिए ब्रैकेट्स की गड़बड़ है नीचे। वो बोला कर्ली ब्रैकेट नहीं, वो शायद वो बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है द टपल ऑफ इंडेक्स 1 फ्रॉम टेबल डेफिनेशन टेबल अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट। द टपल मस्ट बी अ लिस्ट वैल्यू एनक्लोज्ड विद इन दिस एंड दिस विद इन करली ब्रैकेट। ये दोनों कर्ली ब्रैकेट है, लास्ट वाला भी। स्क्रीन पे बहुत छोटा दिख रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, रुको, वो मैं इसको नहीं ये वाले थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो अब दिखा। तो सर आप कुछ मत करो इसको। हाँ बस दोनों को कर्ली ब्रैकेट बोल रहा है क्या, विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो वो दोनों को कर्ली ब्रैकेट बोल रहा है स्टार्ट टू एंड। हाँ तो ये रहा बोल रहा है स्टार्ट और ये नहीं, एंड। वो बोल रहा है कि डेटा टेबल से ही वो करो आप उसको। और ये कॉमा हटेगा, मुझे नहीं कॉमा हटेगा तो फिर नहीं डेटा नहीं नहीं मिलेगा। नहीं एक काम करो, इस 100 वाला कर्ली ब्रैकेट हटाना सर एक बार। वो लेगा ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट हटा दिया तो लेगा ही नहीं, वो डेटा का पैटर्न ही नहीं बनेगा। एक बार इसको स्क्वायर ब्रैकेट चालू करना या इन्वर्टेड कोमा ईएमपी से नहीं यहाँ नहीं ये 64 को 64 को स्क्वायर में बंद करना और वहां से चालू करना। इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता। डेटा टेबल में तो वहां पे डेटा टेबल में जो पैरेंथेसिस लगाया ना उसको कर्ली कर दो आप। ये वाला हाँ कर्ली कह रहे हो ये तो पैरेंथेसिस होगा ही। हाँ, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। एक बार पैरेंथेसिस चालू करना जी यहीं पे। हाँ अब स्क्वायर ब्रैकेट चालू करना यहीं पे। हाँ जी अब वहां पे 64 पे भी हाँ इसके बाद में भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यहाँ ऐसा तो नहीं करते, नहीं तो वो हट जा रहा है और रेड वाला है ना वो होना चाहिए वहाँ। ये तो मेरे को भी पता है कि ये तो नहीं होगा ऐसे। IMP 64 इन्वर्टेड कॉमा में आएगा क्या? नहीं वो टाइप है, वो ऐसे ही रहता है। वो तो ऐसे ही रहेगा। वैल्यू के साथ कुछ गड़बड़ है यार, वैल्यू कैसे पास करते हैं हम? इंडेक्स 1 वैल्यू सही से नहीं पास कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ हो रही है वैल्यू पास करने में। कोमा को एक बार हटा के इक्वल टू करना। रुको अच्छा मैं दूसरा एक कॉलम और लगाता हूँ, ठीक है। नेम हाँ इसका हो जाएगा टेक्स्ट या स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ अब मैं करली ब्रैकेट डाल रहा हूँ और इसमें डाल रहा हूँ क्या 100 कोमा नहीं, ये यहीं पे गड़बड़ कर रहा है। अगर मैं इसको नहीं इसको हटाओ, इसको अजीत जी एक बार कोमा को हटा के इक्वल टू लगाओ ना स्ट्रिंग से पहले, और वहां पे भी इनका जो टाइप है ना इसमें शायद वैसे नहीं वो इक्वल टू डाल दोगे वो ऑप्शन ही नहीं देगा भाई।
इक्वल टू में तो ऑप्शन ही नहीं देगा वो, कॉमा का ये कॉमा लगा हुआ है, इंटेलिजेंस नहीं देख रहे ऊपर आप। अच्छा डेटा टाइप। एक बार डबल करली ब्रैकेट लगाना उसके अंदर, जो 100 आप लिख रहे हो ना उसको डबल करली ब्रैकेट में डालना, ये हटा दो आप कोई बात नहीं, एक ही वैल्यू ले लो और डबल करली ब्रैकेट में डालना। हाँ फिर अब तो आपको 2 का डालना पड़ेगा ना। जीजा का गया। डबल करली ब्रैकेट और हाँ। क्या लिखना है, वैल्यू लिखो 100। डबल करली ब्रैकेट हाँ। में बंद कर दो। अब आ गया। डबल करली ब्रैकेट जाएगा वो, क्योंकि वो दूसरा भी तो ले रहा है। नेक्स्ट करो बंद अभी, है। अब क्लोज करो आप, अब नहीं देगी। अब आ गया। अरे वो एक उसने अभी पहले उसने वो लिया ना कि कौन सा कॉलम है कौन सा वो है, फिर देन वैल्यू के लिए वो ट्राई कर रहा है, तो दोबारा से बना। कम से अभी कम 2। देखो, मैं ये चाहता तो मैं सीधा लिख देता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप लोग दिमाग कुछ लगाओगे या नहीं लगाओगे। ये फंक्शन बेस्ड है, ठीक है, और ये आपका एज ए लिस्ट बनता है, ठीक है। जब फंक्शन बेस्ड आप जाते हो तो हर एक करली ब्रैकेट एक सिंगल लिस्ट बनाता है। हाँ मतलब उसके अंदर वो जैसे वो कॉन्सेप्ट होता है ना एरे वाला, वैसा टाइप का, मतलब बाहर Correct. करली ब्रैकेट पूरा एक कंटेनर है ना। अब हमने सिर्फ सिंगल सिंगल लगाया तो एरे बना दी, लेकिन उसको ये पता नहीं कि अभी रो है कि नहीं है। राइट। तो जो अंदर लगा रहे हैं तो वो रो बता रहा है कि इसमें भाई इसके अंदर इतना रो है। इसमें क्या है, इसमें हम पैराथेसिस जो यूज कर रहे थे वो इसलिए यूज कर रहे थे बिकॉज ये आपका कोई फंक्शन नहीं है, हाँ ये हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए पैराथेसिस यूज हो रहा था। बट यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है, और जहां भी फंक्शन यूज होगा कभी भी कहीं भी, अगर आप कोई भी उसको एक लिस्ट दे, अब यहां पे देखो फिर से ध्यान से देखना, यहां पे जब हमने पैराथेसिस यूज किया, कोमा लगा के यूज किया, तो क्या किया इसने, एक कॉलम की वैल्यू, फिर दूसरे कॉलम की वैल्यू, फिर तीसरे कॉलम की वैल्यू, इस तरीके से दिया, लेकिन पैराथेसिस के साथ, करेक्ट। अगर हम यहां पे करली ब्रैकेट यूज कर रहे थे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देखो वापस से मैं इसको कर रहा हूं, करली ब्रैकेट वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई फंक्शन नहीं था, वो सिर्फ लिस्ट बन रही है, दैट्स इट। लेकिन यहां पे फंक्शन है, और जब कोई फंक्शन के बेस पे आप डेटा प्रिपेयर करते हो तो आप अगर उसको कोई लिस्ट दे रहे हो तो वो करली ब्रैकेट के अंदर ही जाएगी, ठीक है, कोई इफ एंड बट नहीं है। नाउ अगर आप यहां पे सेकंड रो लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे बताओ। दोबारा फिर से कॉमा लगा के करली वैसे स्टार्ट, फिर वैल्यू दे देंगे और करली Correct. ब्रैकेट बंद, यही लिस्ट हो जाएगी। हाँ यही जो अरे अरे हट जा भाई, ये जो आपका Copy कर बना कॉमा, इसके बाद यहाँ पे paste. कॉमा लगेगा और फिर से पेस्ट, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू 200 चेंज कर दो और बस हो गया। इसमें ये डाल दो, ये दूसरी रो आ गई। इसीलिए जब ये टॉपिक आता है ना, देखने में टॉपिक बहुत छोटा है, पर जब मैं समझाता हूं तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक चीज आपको इस तरीके से समझ में आए जो कभी कंफ्यूजन दोबारा क्रिएट ना हो। जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर जाओगे
और आपको लिस्ट जनरेट करनी है, चाहे वो कॉलम बेस्ड लिस्ट हो चाहे वो रो बेस्ड लिस्ट हो। फंक्शन के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो करली ब्रैकेट में ही जाएगा और बाहर करली ब्रैकेट भी यूज होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं भी पैरेंथेसिस यूज नहीं होगा, कहीं भी आपका क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होगा, हमेशा करली ब्रैकेट। अपोजिट है ना इसमें, क्योंकि हाँ पहले जब हम टेबल बना रहे थे तब जो उसका मतलब ये तो सिंटैक्स है हर चीज का एक फिक्स। तो करेक्ट, पहले जब हम बना रहे थे नॉर्मली तो वो ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको एज एन आउटर स्ट्रक्चर का क्लोजिंग और ओपनिंग ले रहा था, बट अब करेक्ट, जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें उसका ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मल पैरेंथेसिस है, नॉर्मल ब्रैकेट है। हाँ लेकिन फिर अंदर कैसे वैल्यू दोगे, सेम तो यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने अंदर कर्ली ब्रैकेट को एक्सेप्ट करता है। अब ये जो पहला वाला कर्ली ब्रैकेट है वो टेबल के स्ट्रक्चर से ये एक लिस्ट डिफरेंशिएट बनाता कर रहा है, है। ये एक लिस्ट बना रहा है, ये दूसरी लिस्ट बना रहा है, और और ये ये जो बाहर वाला इस लिस्ट को एज ए लिस्ट कंसीडर कर रहा है। अब हाँ, ध्यान, मतलब स्ट्रक्चर से अलग कर रहा है ना ऊपर वाले, क्योंकि हम स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रहे हैं और डेटा भी डिफाइन कर रहे हैं एक साथ, करेक्ट, तो इसलिए उसने यहाँ अलग पे कर दिया उसको। दो लिस्ट को हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। हाँ याद है जिसने भी अगर देखा है पावर क्वेरी में, मैंने क्लास में नहीं बताया था बट क्लास के बाद मैंने एक फंक्शन यूज किया था, कौन सा, लिस्ट डॉट जिप। ओके उसमें उसमें भी यही हुआ है कि एक पहले लिस्ट बनती है और वो बनती है बेस्ड ऑन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन से, और फिर दूसरी लिस्ट बनती है उन दोनों लिस्ट को एज ए फाइनल लिस्ट बनाने के लिए हमने यूज किया था लिस्ट डॉट जिप। ठीक है, तो ये एक तरीके से वही फंक्शन है लेकिन डेक्स में इस तरीके से लगता है। अब डेक्स में एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाला हम कभी भी मतलब अगर मैं बात करूं 100 में से सिर्फ 0.001% यूज करते हैं। ध्यान रखना 0.001%, लेकिन ये हम 0.1% यूज करते हैं। तो 0.001 और 0.1 बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये फंक्शन है और ये सिर्फ लिस्ट है। क्लियर? हाँ जी सर। अब इसी में अगर तीसरा भी बनाना है तो सेम कर्ली ब्रैकेट डाल यहाँ के पे सेम कर्ली कॉमा कर ब्रैकेट देंगे। कॉमा लगा के आप वैल्यू डालते जाओ जितने कॉलम की डालनी है। ठीक है, अब अगर आपको इन फ्यूचर तीसरा कॉलम ऐड करना है देन तीसरा कॉलम ऐड करना है, हाँ, तो तीसरे इसी पे जो नेम स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसके बाहर पे हाँ इसके आगे कॉलम कॉमा Value लगा डाल डाल देंगे देंगे सब। सिंगल कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट का आपका हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग या टेक्स्ट दोनों एक ही चीज होती है। अब Now. तीनों में वो देना पड़ेगा डिपार्टमेंट। बट मेरे पास ये वैल्यू ओल्डर है। न्यू वैल्यू में तो तीनों हैं बट इन दो वैल्यू में जो पहले की यहाँ पे हैं उनमें मेरे पास तीसरी वैल्यू नहीं है। डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता इनका। तो आप उसको नल आ जाएगा। नहीं डिपार्टमेंट को उसके नीचे डिफाइन कर दो ना, जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया ना अपने स्ट्रक्चर उसके बाद डिफाइन करो और फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर यूज करो। नो, ऐसे भी नहीं होगा। नहीं, आपको जो भी कॉलम डिफाइन करने हैं वो स्टार्टिंग में ही वही यहीं स्ट्रक्चर पे ही है हाँ, कि वो पहले ही करने पड़ेंगे। पहले ही मांग रहा है ना वो। ठीक है, अब आप क्या अब- कह रहे हो, दोनों में शुरू वाह। वाले में डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ वो मतलब पहले का डेटा है और तब डिपार्टमेंट हाँ। था ही नहीं तो मुझे नहीं पता। नाउ तो डिपार्टमेंट आ गया है डाल दो। तो अब बताओ। हाँ तो अब पहले वही ये वो डाल, आईडी डालो, 300 कॉमा नाम डालो। नेम हो गया S1 और डिपार्टमेंट हो गया हमारा MIS। उसको नलेबल करना पड़ेगा क्योंकि नल भी तो आएगा ऊपर वालों में शायद।
करेक्ट। इसमें आपको कॉमा लगा के और चाहे आप ब्लैंक लिखो, ठीक है। अच्छा, ब्लैंक यहाँ डेक्स में डबल कोट्स यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक यूज करना है। जो एक्सेल में आप डबल अच्छा। कोट्स यूज करते हो ना, एक्सेल में अगर ब्लैंक करना हो तो अच्छा, आप क्या कर हाँ, देते हो, हाँ, ऐसे कर देते हो। लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है ब्लैंक, ठीक है। और ब्लैंक के बाद जैसे टुडे और नाउ में ओपन क्लोज करते हो ना, ये भी ब्लैंक ओपन और क्लोज। तो अतीत जी जैसे खाली नल लिख के छोड़ दें कि भाई डेटा ही नहीं था हमारे पास, यहाँ ब्लैंक, पे नल अगर लिखोगे तो वो टेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। टेक्स्ट कंसिडर हो जाएगा वो। नल Text आपका consider। सिर्फ तो ये अच्छा, तो ब्लैंक नहीं, नल में तो मतलब कोई नहीं है ना, ब्लैंक में तो फिर भी है कि चलो भाई। ब्लैंक, ये प्योरली नल ही होता है। जो पावर क्वेरी में अच्छा। नल यूज होता है अच्छा, यहाँ पे ब्लैंक वो होता है यहाँ उसकी पे जगह। ब्लैंक यूज होता है। ठीक है। अब एक चीज नोटिस की, ब्लैंक आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखो तब भी ये एक्सेप्ट है, अच्छा, और अगर आप कैपिटल लेटर में बी लिख दो तब भी एक्सेप्ट तब है। भी अगर आप इसको पूरा कैपिटल लिख दो तब भी एक्सेप्ट है। ठीक है। तो डेक्स में कोई भी फॉन्ट यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी लिख दो। जैसे पावर क्वेरी में अगर आप इफ कंडीशन लगा रहे हो और आपने कैपिटल लेटर में इफ लिख दिया, एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर तो ये सारे फंक्शन के साथ ही होगा ना, मैं डेटा टेबल को भी छोटा बड़ा लिख दूं उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, कहीं भी ये आप डेटा टेबल छोटे छोटा लिख दो स्मॉल लेटर में, हाँ, क्योंकि ये इसके फंक्शन के साथ ही ऐसा सीन होगा। ये लो। हाँ, रिजर्व किया हुआ है उसने, छोटा बड़ा चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो ये समझ गया। आपका क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है। वो जिस केस में लिखोगे उसी को ही मानेगा, दूसरा केस समझेगा ही नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, नहीं बताया मुझे नहीं पता, आप लोगों को मोस्टली तो टाइम में बताता हूं। कोई भी बताएगा कि फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है। उसमें सर्च तो शायद वो है ना केस सेंसिटिव एक्सेल में। नहीं, सर्च और फाइंड में कोई भी। एक्सेल में हाँ, एक्सेल में रिपीटेशन का फर्क है शायद। हाँ, नहीं, वो लगभग उस जगह पे थे लेकिन अपोजिट थे। अच्छा, वो केस सेंसिटिव है, फाइंड सर्च आपका केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड है। फाइंड केस सेंसिटिव है। अच्छा, उल्टा हो। मींस अगर फाइंड फंक्शन आप यूज करते हो और कोई वैल्यू आपकी स्मॉल लेटर में लिखी है, मींस मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ठीक है, BI टूल आपका BI कैपिटल में लिखा है और टूल आपका कैपिटल एंड स्मॉल में लिखा है। अब मैं फंक्शन फाइंड यूज करता हूं, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं इसको टूल कैपिटल में, कॉमा विद इन टेक्स्ट, ये एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, यही लिखा है। और सेम यही चीज मैं सर्च में डाल दूं, वो फाइंड करके दे देगा। अच्छा, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव है, बिकॉज Find जैसा वाला। लिखा है वैसा ही सर्च करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आमतौर पर अब- फाइंड रिप्लेस में जैसा हम करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में टूल लिख देता हूं, अब फाइंड कर लेगा। अब एक चीज और, जो आप कंट्रोल F करते हो तो क्या लिख के आता है, फाइंड, बट ये एक्चुअली फाइंड नहीं होता, ये ये सर्च है। इनबिल्ट सर्च है। Replace। भले ही आपको बाहर फाइंड दिखता है, बट इनबिल्ट में क्या होता है, वो सर्च है। सर्च ही है। सही क्योंकि बात है। यहां से आप कुछ भी सर्च करोगे केस सेंसिटिविटी का कोई सही इम्पैक्ट बात नहीं है, होता, नहीं है, सही है। बट दिखता फाइंड है। तो कई बार इंटरव्यू में ये पूछ देते हैं और लोगों को नहीं पता होता है, वो कहते हैं पहली बार में बाहर हाँ, ये इतनी सोची चीज नहीं पता, चल भाग यहाँ से। तो
होता है। मतलब आप जैसे अभी अगर मैं नहीं बताता तो शायद है कि मतलब उस चीज पे फोकस नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। नहीं हाउएवर फंक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा फंक्शन है। तो ऐसे ही ये जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि जैसा केस आप ढूंढोगे जिस मतलब साइज में या जिस फॉन्ट में, अगर ये स्मॉल फॉन्ट है तो स्मॉल में ही आपको सर्च करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आपको केस सेंसिटिविटी का कोई इशू नहीं है, आप सीधा फाइंड करते हो कि नहीं भाई कहीं छोटा बड़ा कैसा भी लिखा हो मुझे दे दे, तो फिर सर्च यूज करो, डोंट यूज फाइंड। जो जिन्होंने एक्सेल 2010 के पहले सीखा है वो आज भी फाइंड यूज करते हैं, क्योंकि तब सर्च था ही नहीं। हाँ, मतलब फंक्शन धीरे-धीरे आए हैं ना, जैसे हाँ अब ये तो वही वाली बात हो गई कि ये टेस्ट करके क्वेश्चन पूछ के बंदा सिर्फ ये टेस्ट कर सकता है कि किसकी कितनी प्रैक्टिस और नॉलेज है, डीप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है। मैं तभी तो कहता हूं कि कोई भी एमआईएस का पर्सन हो, इंटरव्यू देने आए, मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, मैं उसकी उंगलियां देख के बता सकता हूं कि इसने काम किया या नहीं किया है। हाँ, सिर्फ उंगलियां चलाने का स्टाइल बता देगा उसका कि ये भाई बंदा घिसा पिटा है या सिर्फ यूट्यूब से चेक करके और आ गया है। हुँ। जैसे वो वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं ना, जब टेक्स्ट स्प्लिट करते हैं तो बताओ कि कैसे करते हैं। अब लोग यूजुअली मतलब नया फंक्शन है ना टेक्स्ट स्प्लिट का, हाँ तो वो यूज़ करके कर लेते हैं, लेकिन फिर वो वाला दे देते हैं कि भाई टेक्स्ट स्प्लिट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करोगे? हाँ करेक्ट, फिर फिर वो लेफ्ट, लेफ्ट राइट, में मिडिल, सर्च, हाँ अटल बिहारी फाइंड, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सब लगता बीच है वाला भाई। निकाल के दिखा। हाँ सबसे मुश्किल है वो सेंटर वाला सर्च के थ्रू निकालना। अच्छा चलो इस पे लाल आते हैं बहादुर वापस। शास्त्री। अब जब भी एक देखो मैं ये चीजें हर बार नहीं बता सकता, तो सिर्फ एक बार बता रहा हूं कि जब भी आप कोई डेक्स लिखते हो तो डेक्स का अपना स्टाइल होता है। अब अगर ऐसे आपने लिखा जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, ये लिखते हैं एक फर्स्ट टाइम यूज करने वाले या जो सीख रहे हैं, अर्ली लर्नर जिसे बोलते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं। क्यों? हुँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता यार कि क्या है, उन्हें बस फंक्शन यूज करना है, फंक्शन अगर रिजल्ट दे रहा है दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन कभी भी डेटा इस तरीके से नहीं बनाते या डेक्स इस तरीके से नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं? यहाँ पे कभी भी टैब या रो का इशू नहीं आएगा। तो डेटा टेबल फंक्शन हमने ऊपर लिखा, ठीक, फिर टैब फिर देते हैं। फिर इसके नीचे आए। अब इसके नीचे का मतलब इसके बराबर नहीं आएंगे, ये डेटा टेबल अलग दिखे और हमने कहाँ से कॉलम स्टार्ट किए हैं वो अलग दिखे एक नई रो में, ठीक। स्टेप टू स्टेप करना हाँ, पड़ता है। अब यहां कोडिंग तक में। हमारे कॉलम है इतने, तो हमने कॉलम के बाद फिर से मार दिया और ये क्या होता है, शिफ्ट एंटर। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये मेरे कॉलम और उसका डेटा टाइप, फिर ये कॉलम ये डेटा टाइप, ये कॉलम ये डेटा टाइप। इसको और भी अच्छे वे में लिखना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये सही तरीका है इसको, और फिर वो कर्ली का भी करना पड़ेगा ठीक है, डिवीजन। अब ये कर्ली का जो कर रहे हो आप, इसमें भी आप इस तरीके से करोगे कि ये वाला कर्ली अलग, ये वाला कर्ली अलग, ये वाला कर्ली अलग, और लास्ट वन कर्ली आपका यहां पे जाएगा, प्लस ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट आपका यहां जाएगा। हाँ, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें देखो वो भी फंक्शन आपको वही रिजल्ट दे रहा था, ये भी फंक्शन आपको वही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन फर्क क्या है, कोई भी आएगा तो क्या कहेगा, अच्छा ये कॉलम है ये उनका डेटा टाइप, ये कॉलम ये उनका डेटा टाइप, ये कॉलम ये उनका डेटा टाइप, ओके। ये फर्स्ट रो की वैल्यूज है, ये सेकंड रो की वैल्यूज है, और ये थर्ड रो की वैल्यूज है, और ये एक लिस्ट है, जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहे हैं ये लिस्ट है। तो इससे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि ओके ये कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग यहां हो रहा है और इस वाले पैरेंथेसिस का क्लोजिंग यहां हो रहा है, और अगर इसके बाद आप कुछ और लिखोगे तो उसका अलग चलेगा। ये यहीं पे क्लोज हो गया, ये लाइन देख रहे हो हल्की सी, ये लाइनें जो चलती हैं वो उसी के सीक्वेंस में चलती हैं। ये चीज ऐसी है कि देखो कोई नहीं बताता
कोडिंग वाले बंदे को पता होती है जिसने कोड किया होता है ना। हाँ, और उसका हाँ। रीजन है कि उसे लिखना होता है। अब जैसे अब जो पुराना वे था, जैसे मैंने पहले लिखा था, उसमें भाई पढ़ोगे तो तुम सोचोगे कि क्या लिखा है। हाँ हाँ। ठीक है, लिखा तो है, रिजल्ट भी आ रहा है, पर क्या लिखा है भाई, कुछ हाँ, पल्ले नहीं पड़ इसमें रहा है। इसमें भी जैसे जो पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है ना लिस्ट वाला, वो और आगे जाएगा पहले वाले ब्रैकेट से। हाँ, तो वो स्टेप ये बताता है कि कौन सा स्टेप कहाँ पर ये है। यहाँ से अगर आपको जैसे करने हैं, जैसे मान लो आपको खिसकाने हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं एक एक करके, वो नहीं करते। जितना आपको खिसकाना है पूरा सेलेक्ट कर लिया और टैब मार दिया, हाँ, वो पूरा खिसक जाता है एक साथ। वो स्टेप पता चलता है उससे कि कौन सा स्टेप किसके अंदर है। Correct. स्टेप तो ये और वे अभी होता कमेंट्स है। भी लिखते हैं, बट इसमें आई डोंट नो कमेंट्स है शायद ना, डेक्स में भी कमेंट्स लिखते हैं ना। हाँ, कमेंट लिखते हैं। कमेंट हाँ। के लिए अगर मान लो यहाँ पे मुझे बीच में, इसके बीच में मान लो कमेंट डालना है, ठीक है, हाँ। तो कमेंट के लिए है आपका, एक मिनट, // और फिर आप लिख दो कमेंट। क्या है ये, कुछ भी लिख दो, मतलब ये रोज है ना, तो आप लिख सकते हो डेटा जो भी है डिफाइन करना रो वाइज डेटा। कॉलम डेटा। ठीक है, अब ये आपके सिर्फ कमेंट हो गए, सिर्फ समझने के लिए, और बाकी ये डेटा एज इट इज चलता रहेगा। अब इसको जरूरी नहीं कि यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो आप, // के साथ आप स्टार्ट करते हो, अगर यही सिंगल के साथ आप कर दो, ठीक है, सिंगल के साथ कर दो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंटैक्स बने हुए ना सर उसके, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स होते हैं अपने। हाँ, तो ये // के साथ आप करोगे, वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें एक और कुछ भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब // के अलावा भी कुछ होता है, उससे भी आप डबल डैश तो नहीं होता? शायद डबल हाइफन लगा के देखो आप। शायद है, यस, हाँ, डबल हाइफन होगा। // या // कुछ भी आप यूज कर सकते हो, वो आपका कमेंट हो जाएगा। कमेंट इसलिए डालते हैं कि हमें पता रहे कि हमने जब बहुत बड़े बड़े रैक्स लिखते हैं ना एक ही उसमें, तो हमें पता रहे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया। हाँ, कोई भी क्या कोड लिखता है तो सामने दूसरा भी पढ़ सके उस कोड हाँ, को कि कहाँ पर क्या हुआ है। रीडेबिलिटी के लिए ये। करेक्ट। इसको तो किसी लाइन के सामने भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ, टॉप हाँ, पे ही लिखना। हाँ, इसको तो जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपको इग्नोर कर लिखना देगा। है। यहाँ पे आप जाओ, मान लो आप इस लाइन के सामने यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाल सकते हो, बट पैटर्न फॉलो होना चाहिए, या तो // हो या /#। ठीक है, तो समझ में आया? देखने में टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा था, इसको कोई भी हो वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बताएगा, मतलब बहुत ज्यादा था 10 मिनट, लेकिन मेरे पास भाई होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब कुछ स्मूथ ना चले, कुछ दिमाग में भी घुसे। सिर्फ मेरा काम आगे भागना नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। नाउ अब आते हैं, इस पे मुझे डेट डालनी है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है, नाउ इट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहां डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए डेट नहीं, डेट अकेला नहीं आता, डेट टाइम भी आता है। ठीक है, नाउ कोई बताएगा मुझे कि एसक्यूएल में, सॉरी, इसमें पावर बीआई में जो डेक्स लैंग्वेज होती है, उसका बैकएंड में क्या कौन सी लैंग्वेज यूज होती है उसके बैकएंड में? नहीं, डेक्स, अच्छा डेक्स के लिए डेक्स यहाँ पे हम जो फ्रंट में लिखते हैं, पावर बीआई जैसे एक्सेल हम लिखते हैं, तो बैकएंड में कुछ और भी कैलकुलेशन चल रही होती है ना। ये तो हम एक्सेल में नॉर्मल अपने फंक्शन लिखते हैं क्योंकि हमारी रीडेबिलिटी के लिए है, लेकिन बैकग्राउंड में भी कैलकुलेशन चलती है, वो उसको एक फाइनल जो कंप्यूटर को समझाने की लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करते हैं और तब हमें कंप्यूटर या जो भी लैपटॉप है उस पर आंसर मिलता है। तो ऐसे ही ये डेक्स लैंग्वेज जो है फ्रंट पे,
ये एक्चुअली डिपेंडेड ऑन एसक्यूएल है। हाँ, क्योंकि तरीका भी वही है ना करने का, एसक्यूएल पे भी ऐसे ही करते। तो जो सेम तरीका। बैकग्राउंड में जो लैंग्वेज यूज हो रही है, ये हम फ्रंट पे डेक्स लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पावर बीआई के बैकग्राउंड में जो इन्होंने फंक्शन क्रिएट किए हैं या जो भी किया है कि अगर कोई ऐसे लिखे तो ये हो जाए, वो आपकी सैस पे होता है ना। एसक्यूएल लैंग्वेज यूज हुई है। कोई उसे सीक्वल बोलता है, कोई एसक्यूएल बोलता है, तो वो डिपेंडेंट ऑन उस पे है। हाँ, एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस वाले पे बेस्ड है ना ये पूरा पूरा, हाँ, वहीं से इन्होंने बनाया है इसको। अब बताओ डेट कैसे डालेंगे? डेट तो कोड्स में वो जैसे मतलब नॉर्मली हम हाइफन करके लिखते हैं। अच्छा, अभी ये न्यूमेरिक वैल्यू हम बिना कोड्स के लिखते हैं, ठीक है, तो डेट भी तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है। हाँ, तो मैं अगर लिखूं आज की डेट है 07112026, मगर नहीं ये तो लेगा। नहीं जाएगी ना। नहीं लेगा इसे, वो नंबर नहीं है ना, मतलब डेट पूरा एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। क्योंकि उसमें वो लग गया ना, स्लैश स्लैश। ठीक है, तो क्या ये और एक्सेप्ट डैश कर लेगा? अब नहीं, डैश लगाना पड़ेगा दोनों के बीच में। चलो डैश लगा देते हैं। अब एज अ पूरा स्ट्रिंग नहीं ले लेगा। ले लिया ना, डेट नीचे। टाइम पूरा ले लिया। अब इसके भी ना कई तरीके हैं, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। आप अच्छा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, 7 जुलाई आ गया। लेकिन अब ध्यान दो, ये 7 जुलाई जो हुआ वो 7 जुलाई हुआ, यहां पे ये डेट हो गई, मंथ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा तो ये क्या हो गया, ये मंथ हो गया। देखो यहाँ पे 11 यूएस जुलाई, फॉर्मेट। हाँ, यहाँ पे 11 जुलाई हुआ, ठीक है, लेकिन हमने जब यहाँ पे जुलाई लिखा तो क्या हो गया, वो इंडियन फॉर्मेट हो गया। सो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब वो अपने लिखने की तरह तरीके से जज कर रहा है कि क्या क्या है। करेक्ट, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, इन जनरल यूएसए फॉर्मेट फॉलो करता है, फॉर्मेट में ही देना है। बट अगर आप ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हो कि आपका मंथ सेंटर पे है, तो फर्स्ट को डेट कंसिडर कर ले रहा है। 0701। अब आपने इस तरीके से लिखा तो ये यूएस फॉर्मेट है। हाँ, अब ले लिया, अभी नहीं ले रहा था ना हाइफन के साथ, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश के साथ, लेकिन अब फॉरवर्ड स्लैश के साथ ले लिया। मतलब हमें फॉर्मेट फॉलो करके लिखना पड़ेगा वहां पे। हाँ, आप देखो, यही अगर मैं लिखूं 07112026, फॉरवर्ड स्लैश हमने लिखा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने अभी कुछ किया था ना, नहीं, अरे कुछ मैं लिख रहा था यार, अभी नहीं एक्सेप्ट किया था ना, कल वो आ गया था। हाँ, कुछ किया था आपने, वो कोड्स हटाए थे शायद, कोड्स हटाए, बिना कोड्स के था इसलिए कोड्स, हाँ बिगर अच्छा, कोड्स के होगा तो हाँ, नहीं लेगा, कोड्स में ले लेगा ये। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये आप कैसे भी लिखो उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार रिप्लाई जरूर देख लो कि लिखने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। हाँ, फॉर्मेट पता नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, और गलत हो जाएगा। यहां पे ये हमेशा डेट टाइम आएगा, तो यहाँ टाइम हमेशा 12 बजे ही आएगा। हाउएवर आप टाइम डाल सकते हो इसमें, ठीक है, जैसे मैं अभी लिखूं 16:26 हो गए ना, तो 16:26:00 टाइम आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेस देके और टाइम भी डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग, कुछ भी। अगर आप यहाँ पे AM PM भी डालना चाहो, अब 16 में PM तो होगा नहीं, 16 में तो अब ये PM ही होगा। हाँ, मैंने AM डाला ना, 16 लिख के AM डाला, तब भी सिस्टम ने PM ही किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ PM भी लिखूंगा तब भी वो PM ही देगा। कन्वर्जन कर रहा है वो ऑटो खुद ही समझ के। हाँ,
तो वो डेट टाइम फंक्शन इसका यूज कर रहा है ना, ये डेट टाइम जो लिखा हुआ है ना ये इसका। तो इसमें क्या है, कई वो है, मतलब क्या बोलते हैं, डेट लिखने के तरीके बहुत हैं। अब अगर मान लो एक और वे मैं देखता हूँ, मान लो मैं लिख रहा हूँ जुलाई आज 11/20/26, ये भी ले लेना चाहिए इसको, ले लिया। अगर मैं जुलाई का शॉर्ट कर दूं तो ले रहा है। मतलब आप कुछ भी लिखो बट वर्थ होनी चाहिए उसकी, वर्थलेस है तो फिर नहीं हो पाएगा। और टाइम हम तभी हटा सकते हैं जब हमको वैसे ही करना पड़ेगा ना, जैसे टेप ऊपर जाके जैसे यहाँ पर से फॉर्मेट से टाइम का वो हटाना पड़ेगा, तभी हटेगा ये टाइम। हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप आपका डेट टाइम ही रहेगा। अगर आपको टाइम हटाना है वो देन जो हम आपको करते हैं यहाँ से टाइप, हाँ, डेट डेट करना करना पड़ेगा। अब ये जो ही डेट करोगे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप यहाँ से फिर फॉर्मेट इसका शॉर्ट डेट कर सकते हो, शॉर्ट डेट आपको कर देंगे। डेट आ जाएगी। समझ गए। तो डेट के बहुत तरीके हैं, लेकिन डेट जाएगी कोट्स में ही। ये मत सोचना कि डेट न्यूमेरिक होती है तो मैं नंबर डाल दूं, नहीं, कोट्स में ही जाएगा अगर वो डेट है तो। रीजन बीइंग मल्टीपल नंबर्स है ना वहां पर सर, वो कैसे समझेगा? करेक्ट। या फिर आप कर सकते हो बिना कोट्स के, लेकिन उसके लिए आप मान लो नंबर कोई डालना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं ये कोई एक नंबर है, हाँ, ठीक है। अब ये ले लिया 2170, ये वो वाला है जो हम वो यूनिक आईडी बनाते समय कन्वर्जन करते हैं। हाँ, तो ये कन्वर्जन वो वाला इसलिए है। है कि ये डेट को हमने पहले ही नंबर में कन्वर्ट कर दिया और हाँ। उस नंबर को हमने वापस से डेट में कन्वर्ट किया। अब ये देखो 2170 हुआ जाके, तो आप न्यूमेरिक डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर मैं से 7/11/2026 डालूं तो भाई नंबर मुझे नहीं पता, या तो आपको नंबर पता हो तो नंबर डाल सकते हो। नंबर पता करना पड़ेगा। हाँ, नंबर पता कर लो फिर डाल सकते हो, अदरवाइज तो नहीं। फिर तो अगर नंबर नहीं पता है तो भाई फिर यही यूज कर लो भाई। ठीक है, हाँ ये इजी है फिर तो। एक्सेल में जाके नंबर पता कर सकते हो आप। हाँ, तो अगर यही करना है तो फिर तो बस हो गई कहानी, ठीक है। अब देखो ये एक्सेप्ट नहीं किया, कोड्स मिसिंग है ना उसका। अरे 11 जुलाई, ये 11 जुलाई है 7 नवंबर है? 11 जुलाई है, 7 नवंबर है। भाई 7 Short- नवंबर है। हाँ, शॉर्ट डेट है ना, ठीक है। अगर इसको मैं 13 करूं तो वो अब मैं बोल तो रहा हूँ, वो क्या कर रहा इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहा है है कि जो डेट टाइम वाला सर वो लिया है ना हमने डेटा टाइप, वो ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है कि किस पे फॉल हो रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा है उसको। अब देखो अगर हम इस पे जाएं, मेरा यूएस सिस्टम है, ठीक है, मंथ पहले आता है और डेट बाद में आती है, ठीक है। ये हमारा मंथ हो गया तो 7 नवंबर हुआ जाके, करेक्ट। हाँ, यही अगर मैं 11 को 13 कर 13 दूं कर, तो ये 13 जुलाई कर देगा, ये देखो। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, वो क्या कर रहा है ना, वो आपके सिस्टम से उसको कोई मतलब नहीं है। जो डेट टाइम का जो आपने उसको डेटा टाइप दिया है, उसके अंदर वो ये देख रहा है कि क्या फॉल हो रहा है, किस पे मैच कर रहा है। उसके पास इतने सारे ऑप्शंस है ना वहां पर, वो जिस ऑप्शन पे मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। ज्यादा ही इंटेलिजेंट है भाई, ठीक है। तो उसका काम ही यही है करने का। अब आप सोचो ना कि आप AM PM लिख के दे रहे हो तो नहीं कर रहा वो कन्वर्ट, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं आपने AM लिखा है चाहे PM लिखा है, उसको मतलब है आपने टाइम क्या लिखा है, आपने 16 लिखा है कि आपने 4 लिखा है। अच्छा हाँ, इस पे भी करते हैं। मान लो मैं 04 और फिर 26 या 25 जो भी है, अब आप और मत फिर लिखो AM PM, 00। उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। नहीं, अब मैं अब PM डाल देता हूँ। अच्छा पहले मैं कर दो। AM PM कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही हाँ, डाल दो। करो आप, वो AM कर देगा खुद ही। अरे हमने वो चेंज किया ना, डेट टाइम और ऊपर भी करना पड़ेगा शॉर्ट डेट से। वो क्या था, जनरल डेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। है, इसमें जनरल डेट आए तब ना। ऊपर है ना टॉप पे, ये सबसे पहले टॉप पे। ये हाँ, ठीक है, 4/25। 4/25 उसने AM PM कुछ नहीं दिया। हाँ, ठीक है, अब अभी मैं आप इसको PM कर PM दो। कर देता हूँ, नहीं ये देगा PM। 16 बजा देगा, देखो
देखा कन्वर्ट कर दिया ना उसने। ठीक है, और इसको मैंने AM कर दिया तो ये 4 बजा दिए। नाउ मैं अगर इसी को 16 कर दूं, और ये अभी भी मैं आपको बताऊं, ये ना ये वो हो रखा 16 है। के साथ AM है, तब भी उसने 16 ही दिया। नहीं, ये अभी भी फॉर्मेटिंग का कुछ ऊपर हमने जो फॉर्मेट चूज किया है ना, जनरल फॉर्मेटिंग, उसका भी गेम है हाँ ये। तो उसी में ही तो दे रहा है। हाँ, वो जनरल फॉर्मेटिंग में पहले देखा था आपने, जब ये देखो, हमने चेंज नहीं किया था तब AMPM था। हाँ ये था, देखा। अच्छा ठीक रुको है, अब रुको करो आप रुको इसको। रुको, इसको ना मैं कुछ और खाली डेट करना। अच्छा डेट टाइम पे खेलना। नहीं, अब वो बदल नहीं सकता, वो आएगा। अब मुझे यही याद नहीं है ना डिफॉल्ट में क्या आता है। DD नहीं, DD नहीं, मुझे MM पहले डिलीट मार के फिर से बना दो ना, अरे फिर MM ढूंढ डिफॉल्ट लेते हो हैं, ये जाएगा। है ना। आप देखो 4:25 PM दिखाने लग गया है, हाँ 16 है क्योंकि आपने 16 लिखा है। तो PM दिखा रहा है, हाउएवर मैंने यहाँ AM लिखा है। अभी 4 करना है इसको, 16 अभी 16 को 4 करूंगा, और उसको PM कर देना। 16 को 4 करूंगा तो ये AM दिखाएगा, लेकिन हाँ इसको अगर PM कर दूं तो वो 16 फिर से दिखाएगा। नहीं दिखाया, हाँ मतलब 16 ही हो गया ना, PM दिखा दिया ना अब। ये गेम इसलिए भी चेंज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऊपर जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया है ना, ये उसके बेस पे भी देख रहा है, क्योंकि इसका अपना कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेट है। पहले ऐसा नहीं कर रहा था ये, तो ये इसके डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपने यहाँ फॉर्मेटिंग हाँ क्या चूज करी है। हाँ, अब वो वो उसका डिफॉल्ट डेट मुझे, टाइम का इंटेलिजेंस उसी हिसाब से लगा रहा है जो आप ऊपर चूज कर रहे हो। हाँ जो भी, अब मुझे नहीं पता है यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या आता है। हाँ, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। पहले वो डेट AMPM को कंसिडर नहीं कर रहा था, वो नंबर कंसिडर कर रहा था पहले। चलो व्हाटएवर जो भी है, हम्म, आप एक बार इसको देखो, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ये लॉन्ग टाइम है, सिर्फ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग डेट नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरा जो मेन थॉट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये दोनों फंक्शन क्यों यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। अब ये बताओ, अगर आपको बोला जाए कि टाइप करके कोई टेबल बनानी है तो आप किसको प्रेफर करोगे, डेक्स या इसी को पावर क्वेरी? करेंगे। डेक्स। डेक्स को। मैं तो डिपेंड भाई, करता है सर। मैं तो कहूंगा, नहीं तो मैं तो वैसे तो करता हूँ, मैं तो पावर क्वेरी प्रेफर करता हूँ। बिकॉज पावर क्वेरी में क्या है भाई, फटाफट टाइप करते चले जाओ सीधा, मुझे पता है कि ये कॉलम दिख रहे हैं मुझे, ये कॉलम यहीं जाएंगे, इतना मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या डेटा टाइप है क्या नहीं। बाद में हम हाँ खुद ही वहाँ डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैं भी नहीं यूज करूंगा इसको अनलेस कि जब तक मुझे किसी और डेटा टेबल से मतलब फेच करके ना लाना हो डेटा, डायरेक्टली लिखने के लिए नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, डायरेक्ट नहीं अगर वो अगर तो फिर पावर क्वेरी हो में जाता है easy। अगर मान लो एक्सेल पे हमारे पास कहीं डेटा लिखा हुआ रखा है तो सीधा एंटर एटलीस्ट डेटा हम में उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ तो इसीलिए मैं तो ऑलवेज प्रेफर करता हूं ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पावर क्वेरी को, अनटिल अनलेस ऐसा ना हो कि मुझे जैसे मैंने ऑटोमेशन बनाया, ठीक है, और किसी बंदे को मुझे देना है वो ऑटोमेशन, और उसमें हर दिन या हर महीने या हर वीक कुछ चेंज करना है। अब मान लो मैंने एक पावर क्वेरी में बना दिया जाके, ठीक है, पावर क्वेरी में मैंने बना दिया। अब वो क्या होता है, हर वीक उसकी डेट चेंज होती है, मैनुअल मुझे चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मैं उस बंदे को बोलूंगा कि भाई तू पावर क्वेरी में जाओ और ये हर वीक ना यहाँ चेंज कर देना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसको पावर क्वेरी आती है तब तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो किसी दिन कर्म करने जाएगा और कांड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको पावर क्वेरी में ना ले जाके बेटर वे है कि उसको डेक्स में बना के दे दो, तो वो टेबल व्यू में आएगा और सिर्फ वो डेट चेंज कर देगा, बाकी आपका कोई छेड़खानी नहीं होगी वहां पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा भैया, ये यहाँ पे मान लो मैंने इसका दे दिया है कि मैनुअल डेट्स, ठीक है, मैंने टेबल ही दे दी।
अब एक है कि मैं पावर क्वेरी में उसे भेजूं यहाँ से, फिर वो चेंज करे जाके वहाँ पे, ठीक है, फिर कर्म की जगह कांड हो जाए कुछ। उससे बेटर है कि मैं उसको पावर क्वेरी में जाने ही ना दूं, मैं सिर्फ कहूँ टेबल व्यू में जा भाई, और टेबल व्यू में जाने पे बस क्या करना है, यहाँ पे ये टेबल है एक मैनुअल डेट्स की, इस पे जाओ और इस पे जाके बस यहाँ पे ये डेट चेंज कर दो, ये 13 की जगह भाई 14 कर दो जाके, बस। तो उसको क्या है, इंस्टेंट दिख रहा है, कहीं कोई छेड़खानी नहीं किसी और टेबल में। अदरवाइज पावर क्वेरी में गया भाई, इधर उधर कर दिया, सब गेम खराब। तो मोस्टली यूज करता हूँ प्रेफर पावर क्वेरी, जहाँ पे डेटा मुझे हैंडल करना है, बट किसी ऐसे पर्सन को मुझे हैंड ओवर देना है जिसको पावर क्वेरी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो फिर मैं बना के देता हूँ कि भाई डेक्स में ले लो और उसके बाद अपना चेंज करते रहो।